नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये सिविक्स के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आज हम लोग गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। बहुत सारी बातें गवर्नमेंट के बारे में आज पता चलने वाली हैं कि सरकार होती क्या है, सरकार किस तरीके से काम करती है, सरकार कैसे लॉज बनाती है। तो पूरा डिस्कशन हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन टू। तो गवर्नमेंट किस चीज के डिसीजन, जो भी डिसीजन लेती है वो किस लिए लेती है वो आपको पता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए लेती है। लेकिन कैसे कैसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, बिल्कुल सही है। तो रोड्स भी बनवा सकती है, स्कूल्स भी बनवाती है। सेकंड बोला गया है रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस। तो प्याज के दाम जब रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको रिड्यूस करने का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। इसके बाद इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई को इंक्रीज करने का काम भी गवर्नमेंट ही करती है, या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम भी एक तरीके से सरकार ही गवर्न करती है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है हु ऑर्गेनाइजेस एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और एन अर्थक्वेक। तो आप लोग ने देखा होगा अक्सर हमारी कंट्री में अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, सुनामी हो गई, ये सब चीजें अक्सर आती रहती हैं। सुनामी तो 2005 में आई थी, 2004-5 में आई थी सुनामी। लेकिन ये ज्यादातर नहीं आती। लेकिन अर्थक्वेक की बात करी जाए, फ्लड्स की बात करी जाए तो ये अक्सर हमारे भारत में आती रहती है। तो इसके लिए इसमें जो भी लोग जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, उनके घर खत्म हो जाते हैं, उनका परिवार खत्म हो जाता है, तो उन लोग को हेल्प कौन करता है? तो उनको हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि सुनामी का नाम आया है। तो जब सुनामी आई थी तो उसके बाद एनडीएमए नाम की एक संस्था स्टार्ट करी गई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। और ये 2005 में स्टैब्लिश करी गई थी। तो गवर्नमेंट का काम मेनली क्या है? गवर्नमेंट का मेनली काम ये है कि जो भी लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं, जो भी अफेक्टेड लोग हैं, उनको हेल्प की जाए। वो हेल्प फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है या मेडिकल हेल्प भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऐसा जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है? तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक सरकारी संस्था है और आपको पता होगा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके बाद इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज भी भारत सरकार का ही है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का ही है। भारत पेट्रोलियम ये एक पीएसयू है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये भी गवर्नमेंट ही ओन करती है, ये प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता। लेकिन अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट वर्क्स एट। अब गवर्नमेंट जो है वो किस जगह काम करती है? तो वो लोकल लेवल पे भी काम कर सकती है। जैसे आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था का नाम सुना होगा, पंचायती राज सिस्टम का नाम सुना होगा। ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल पे भी काम करती है। स्टेट लेवल में आपको पता है बहुत सारी स्टेट की ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टेट लेवल पे क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिनको इंप्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने पे स्टेट लेवल की अथॉरिटीज मदद करती हैं। तो लोकल लेवल भी सही है, स्टेट लेवल भी सही है और नेशनल लेवल भी सही है, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं या जो भी ऐसे लॉज हैं जो नेशनल लेवल पे बनने चाहिए उसके लिए नेशनल लेवल पर सरकार काम करती है। और इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप की लिस्ट भी दी गई हैं। एक है स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट्स जो है वो नियम बनाती हैं। एक है यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है। जो तीसरी लिस्ट है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों नियम बना सकते हैं, मतलब उस पे स्टेट भी नियम बना सकती है और उस पे यूनियन गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है, रूल्स को बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो तीनों स्तर पर काम करती है, लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द लोकल लेवल इंक्लूड्स। अब देखिए लोकल लेवल का मतलब क्या है? लोकल लेवल का मतलब है विलेज, लोकल लेवल का मतलब है टाउन्स, लोकल लेवल का मतलब है लोकेलिटी। तो अगर विलेज की बात करी जाए तो भी लोकल लेवल होगा, टाउन की बात करी जाए तो भी लोकल लेवल होगा, और लोकेलिटी मतलब जो भी आपका लोकल एरिया है उसकी अगर बात करी जाए तो वो भी एक तरीके का लोकल लेवल आएगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून। आपको बताना है किस ईयर में तेलंगाना जो है वो भारत का एक
स्टेट, एक नया स्टेट बन के निकला है। ठीक है, वो आपको पता होगा तेलंगाना कहाँ से निकला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ा गया था, मतलब काटा गया था, ये कह सकते हैं कि वहां से इसको डिवाइड किया गया है। आंध्र प्रदेश पहले एक अलग स्टेट होता था, बाद में आंध्र प्रदेश में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके तहत तेलंगाना को उसमें से सेपरेट आउट किया गया। ठीक है, तो किस ईयर किया गया मेनली आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ईयर है दैट इज 2014। तो 2014 में तेलंगाना को सेपरेट किया गया और तेलंगाना की जो कैपिटल है दैट इज हैदराबाद। ये भी आपको पता होना चाहिए दैट हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो था पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब ये दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और दूसरी टेरिटरी का नाम क्या रख दिया गया है, लद्दाख रख दिया गया है। ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और बताना है आपको किस डे को हुआ है, डे तो नहीं बताना है आपको, ईयर बताना है। तो ईयर वॉज 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ठीक है, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी में जब भी आप देखेंगे तो जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, ये इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट तो एक तरीके से करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं और जो भी उस प्रतिनिधि का, जो भी उस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर होगा, उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो भारत में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट करती क्या है। तो गवर्नमेंट मेनली क्या बनाती है, लॉज बनाती है, जो सभी इंसानों को, सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। चाहे वो सिटीजन हो या बाहर का अगर कोई इंसान हमारे भारत में आ रहा है, उसको भी हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून है उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे डिसीजन, मतलब कई ऐसे डिसीजंस भी ले सकती है जिससे वो लोगों पर इन्फोर्स करे उन लॉज को। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दिया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग भारत में ऐसे हैं आज भी जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, बिना हेलमेट के वो व्हीकल को ड्राइव करते हैं, या अगर 4 व्हीलर की बात की जाए तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो ऐसी चीजें अक्सर आपको मिलेंगी। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए सरकार ने लॉज बनाए हैं और वो लॉज सरकार इन्फोर्स कैसे करती है, तो उन लॉज को इन्फोर्स करने के लिए सरकार पेनाल्टी सिस्टम को यूज करती है, पेनाल्टीज यूज करती है। ठीक है, पेनाल्टीज हो सकता है और कोई और भी चीजें, कोई और भी ये कह सकते हैं पनिशमेंट्स हो सकती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई है, जो बताई गई है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। तो देखिए, अगर लाइसेंस के बिना अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब क्या हो सकता है, तो ए ऑप्शन इज जेल्ड, आपको जेल हो सकती है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। या सी ऑप्शन है दोनों ही किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है तो उसको जेल नहीं किया जाता। अगर कोई फर्स्ट टाइम बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, जुर्माना लगाते हैं। लेकिन अगर यही चीज रेगुलर है, कई बार 10 बार 15 बार अगर लगातार ये चीज होती आ रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जेल भी किया जा सकता है लोगों को। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए फिलहाल आप क्या आंसर लगाएंगे, आप लोग यूज कर सकते हैं फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। इसके लिए फिलहाल अभी जेल की कोई प्रावधान नहीं है, जो भी पकड़ा जाएगा उसको जेल अभी फिलहाल नहीं करी जाती है। अभी फिलहाल क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज सम ऑफ मनी उसमें पेनाल्टी दी जाती है। ठीक है, पेनाल्टी ली जाती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक देयर आर आल्सो स्टेप्स that people can take if they feel that a particular law is not being followed। तो देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि जो सरकार है उसने तो नियम बना दिए, ठीक है, और नियम को फॉलो करने के लिए उसने हमारे ऊपर कुछ पेनाल्टीज भी रख दी हैं कि अगर हम नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो हम पर पेनाल्टीज लग सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अपोज कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट, WRIT रिट्स होती हैं, 5 टाइप की रिट्स प्रोवाइड करी गई हैं हम लोग को, तो वो दायर कर सकते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कभी भी खत्म नहीं किया जाएगा, मतलब उस पर कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे कि कोई भी सरकारी नौकरी है, कोई भी नौकरी है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऐसी अगर कोई भी चीज हो रही है तो इसके खिलाफ क्या कर सकता है, इंसान अपनी आवाज उठा सकता है। तो वही चीज यहां पर पूछी गई है, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, भारत में ये चीज लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अ मार्क इज पुट ऑन द डैश टू मेक श्योर दैट पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। तो देखिए, आपको पता है भारत में एक ही वोट एक इंसान सिर्फ डाल सकता है, एक से ज्यादा वोट नहीं अप्लाई कर सकता कोई भी, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप यूज होती है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है अ मार्क इज पुट, कहां पर एक निशान आप लोग ने देखा होगा, अगर आपके मदर फादर गए होंगे कभी इलेक्शन में, और बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सभी जाते हैं, जाना भी चाहिए, तो इलेक्शन अगर देने के, इलेक्शन में वोटिंग देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एक इनडेलिबल इंक जो होती है उसको लगा दिया जाता है, और किस में लगाया जाता है, फिंगर्स में लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो फिंगर्स में जाके कुछ ऐसा रिएक्शन करती है कि वो 12-13 दिन तक उसमें लगी रहती है और वो कभी छूटती नहीं है, 12-13 दिन बाद वो अपने आप से गायब हो जाती है। तो कहां पे लगाई जाती है वो इंक, फिंगर में लगाई जाती है, और इससे ये पता चलता है कि एक बार में एक इंसान ने वोट दे दिया है, जिससे वो अगला वोट ना दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड्स करेक्शन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के मिड में आपको मिल जाएगा। इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom so ever they want। तो क्या मोनार्की में ऐसा है? नहीं, मोनार्की में ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है, मोनार्की में नहीं है, ये डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये चीज पॉसिबल है। सेकंड में क्या बोला गया है, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। तो पहली बात तो डेमोक्रेसी में किंग होता ही नहीं है, किंग होता है किसमें, मोनार्की में होता है, जिसको मोनार्क कहते हैं। ठीक है, और उसके पास ही एब्सोल्यूट पावर होती है, सारी की सारी पावर्स उसी के पास होती है, और वो चाहे जो भी कर सकता है। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस दैट मोनार्क टेक्स। तो अगर कोई मोनार्क है और वो कोई डिसीजन ले रहा है तो क्या उसको कोई क्वेश्चन कर सकता है? तो मोनार्की में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। भारत में ऐसा हो सकता है क्योंकि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी भारत में है, मोनार्की में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया है व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक्स फॉर एवरीवन टू फॉलो। तो गवर्नमेंट क्या बनाती है जो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है? तो गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है। हालांकि कानून जो है पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ बैठ रही है, गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की अगर बात करी जाए तो ये लोग क्या बनाते हैं, ये लॉज बनाते हैं जिसको सभी को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ऑल ओवर यूरोप एंड रशिया वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। देखिए, चाहे वो भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, हर जगह पर वुमेन और जो पुअर थे कहीं ना कहीं उनको पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था शुरुआत में। इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां उनको भी लड़नी पड़ी है, तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे भी। इसके बाद है वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो वुमेन की जो स्ट्रगल थी वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई थी, क्योंकि जो लोग थे, जो पहले जो भी मेन हुआ करते थे वो चले गए थे लड़ाई पे, तो जो बची थी वो सिर्फ औरतें थी। तो उनको क्या मिल गया था, एक सपोर्ट मिल गया था, उनको एक मौका मिल गया था कि जो भी मेन के काम हुआ करते थे, अब क्योंकि मेन नहीं है तो कौन करेगा, तो उसको करने के लिए फिर वुमेन सामने आई, और उन्होंने जो भी वर्क किया वो बहुत अच्छे से किया, बहुत ज्यादा काम किया और ज्यादा अच्छा काम किया। इसीलिए धीरे धीरे करके वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, वुमेन को गवर्नमेंट में एक पार्ट दिया गया, और आज स्थिति ये है कि कई सारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं और कई सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कई कंट्रीज के जो वुमेन हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो मतलब बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजुअली मींस राइट टू वोट। तो बिल्कुल सही है, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वुमेन का सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका जो इनकरेक्ट है वो क्या है, नोटा। सभी ऑप्शन इसके सही है, तो कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट
इन ईयर। तो जो राइट टू वोट अमेरिकन वुमेन को मिला है वो कब मिला है? वो मिला है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वुमेन इन यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात अगर करी जाए, गॉट टू वोट, मतलब यहां पे भी देखिए वोटिंग को नहीं दी गई थी, तो यहां पे वोटिंग कब दी गई है? एज मेन सम ईयर्स लेटर, मतलब सेम टर्म, जैसे आदमियों के पास वोटिंग के राइट्स थे वैसे वुमेन को वोटिंग के राइट्स किस ईयर में दिए गए हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो दिए गए हैं 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इंडिया हैज अ डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक और वी कैन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक, हम लोग क्योंकि डेमोक्रेसी में एक रहते हैं, और भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यू कैन से इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इन डैश गवर्नमेंट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। तो लीडर्स, अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुनने की पावर किस गवर्नमेंट में होती है, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है? तो क्या वो डेमोक्रेटिक में होती है, क्या वो मोनार्की में होती है, क्या वो डिक्टेटरशिप में होती है, क्या वो किंगशिप में होती है? तो ये बिल्कुल गलत है। डिक्टेटरशिप भी गलत है। डिक्टेटरशिप जैसे हिटलर की बात की जाए तो एक तरीके का डिक्टेटर था। मोनार्की भी गलत है, जैसे सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे तो किंग्स होते हैं, तो वहां पर मोनार्की है। भारत में क्या है? डिक्टेटरशिप है। और यहां पर जो आम जनता है वो क्या करती है? अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और यू कैन से थ्रू इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें होता क्या है? पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो अभी देखिए हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो पीएम है, पीएम का जो इलेक्शन है उसको सीधे डायरेक्ट एक तरीके से नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंटेटिव जैसे मान लीजिए बीजेपी का है, ठीक है, हम लोग ने जैसे मान लीजिए 500 सीट्स टोटल थी और इसमें से अलग अलग जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जिसमें से क्या हुआ? 300 सीट्स किसको मिल गई? बीजेपी को मिल गई, और 200 सीट्स जो है वो अन्य पार्टियों को मिल गई। तो क्या होगा? ये मेजॉरिटी में है, और जो मेजॉरिटी में होता है वो भारत में क्या करता है? सरकार बनाता है। तो 300 प्लस जो सीट का जो लीडर होगा, जो इस 300 लोगों को लीड कर रहा होगा, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है। और उस प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करता है? मतलब उस प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि नॉमिनेट, या कह सकते हैं कि उस प्राइम मिनिस्टर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में बनाता कौन है? तो वो बनाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। जो इलेक्शन हो रहा है उसके थ्रू वो इलेक्शन, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात समझनी चाहिए। तो इसका जो आंसर दिया गया है ये आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारी जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और वहां पर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डैश अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर, देखिए गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपना नहीं रही है, ठीक है, तो वो अपने को क्या नहीं बोल सकती? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो वो अपने को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, इसका मतलब वहां पे पीपल का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेमोक्रेसी तब तक नहीं होगी किसी कंट्री में जब तक इलेक्शन में पीपल का कोई योगदान नहीं होगा, सिटीजन का कोई योगदान, या ये कह सकते हैं सिटीजन का कोई रोल नहीं होगा। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अब देखिए भारत की अगर बात करी जाए तो बिफोर इंडिपेंडेंस भारत में भी कुछ माइनॉरिटी ऐसी थी जिनको वोट करने को नहीं दिया जाता था। ठीक है, और वही मेजॉरिटी जो होते थे वो क्या करते थे? माइनॉरिटी का ही भाग्य तय करते थे कि उनको क्या दिया जाएगा, किस तरीके से उनको रखा जाएगा, जिससे गांधी जी भी बहुत ज्यादा परेशान थे। गांधी जी को भी शॉक लगा इन सब बातों से कि ऐसा होना बिल्कुल अनफेयर है। तो इसीलिए हमारे भारत में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आई, या राइट टू वोट हमारे भारत में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल यंग इंडिया। तो जो जनरल है, जो यंग इंडिया जनरल है, ये महात्मा गांधी ने लिखा है, और कब लिखा है वो आपको ईयर बताना है। तो ये लिखा है 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट जनरल है, और इसमें जो गांधी जी हैं उन्होंने ये जो इलेक्शन की प्रोसेस बात करी जाए, जो माइनॉरिटीज की भी बात करी जा रही थी, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि मतलब जो भी चीजें
जो भी हमको इलेक्शन का, जो भी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देना है, जो भी हमको वोटिंग का राइट्स देनी है, वो सबके पास होनी चाहिए। सिर्फ जो हाई क्लास होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके पास नहीं होनी चाहिए, वो सभी के पास होनी चाहिए, चाहे वो लोअर क्लास से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। वो अगर भारतीय है तो उसको इलेक्शन के राइट्स होने चाहिए, उसको वोटिंग के राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और यही हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। On which level does the Indian government takes decision to maintain peaceful relation with USSR? USSR बोला जाए या उसको अब रशिया बोला जाए, पहले USSR था, ठीक है, बाद में टूट के अलग अलग स्टेट्स हो गए। तो अगर रशिया की बात करें, USSR की बात करें, तो ये किस लेवल पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए, अगर रशिया से बात करी जाए या चाइना से बात करी जाए या पाकिस्तान से बात करी जाए, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रीज से, किसी भी फॉरेन कंट्रीज से अगर हमको कोई भी पीसफुल रिलेशन बनाना है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार किस लेवल पर उस चीज को देखेगी, तो ये पूछा गया है। मतलब किस लेवल की बात करी जाएगी यहाँ पे, तो एक सेंट्रल लेवल की यहाँ बात करी जाएगी। तो फॉरेन अफेयर्स की जब भी बात आती है तो याद रखिएगा, वहां पर सेंट्रल लेवल का यूज होगा, वहां पर सेंट्रल लेवल की बात होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर पर एक और नए MCQ सेशन के साथ, चैप्टर 4 के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।